Okay, students. Now in 11th class, you have studied linear inequalities. देखा ना आपने linear inequalities भी ग्राफ काढत होते. Linear inequation माहिती आहे की नाही, आठवते का नाही, है ना. Inequalities x plus y is less than or equal to 5 greater than or equal to ये वाले सिंबल inequality कह देते हैं ना, उसका ग्राफ भी देखा हमने. Now in class 12 you have this linear programming problems, that is LPP. Now what type of problems are there, and you can solve such type of examples only with the help of graphs only. ग्राफ से ही आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा फिर बहुत सारे अलजेब्रिकली बहुत सारे आपको स्टेप्स सॉल्व करने पे टाइम कंज्यूमिंग लगेगा. तो इट इज बेटर टू go for graphs. Okay, now see here the question is, a furniture dealer deals in only 2 items. एक फर्नीचर डीलर है, वो मार्केट से 2 आइटम्स परचेस करता है, चेयर्स और टेबल्स. ठीक है ना, चेयर्स एंड टेबल्स. ही हैज ₹50,000, उसके जेब में 50,000 रुपया है और वो मार्केट में जाता है. ठीक है ना, एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ द मोस्ट 60 पीसेस. उसका एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो टेबल और चेयर परचेस करके लाएगा तो उसको रखने के लिए जो जगह है गोडाउन में, ओनली ही कैन स्टोरेज 60 पीसेस, आइदर चेयर्स और टेबल्स और बोथ, या तो दोनों मिला के, या तो सिंपली टेबल्स या सिंपली चेयर. लेकिन 60 पीस के ऊपर वो अपने गोडाउन में नहीं रख सकता. दैट इज द कंस्ट्रेंट, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन. इसको हम रिस्ट्रिक्शन कहेंगे. पहली रिस्ट्रिक्शन देखो क्या है कि वो 60 पीस से ज्यादा कोई भी आइटम परचेस नहीं कर सकता. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रेंट इन मैथमेटिक्स. सेकंड थिंग इज ही हैज ओनली 50,000 विथ हिम. उसके जेब में 50,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं. अगर बिल 51,000 का होता है तो पे नहीं कर पाएगा, है ना. तो वो भी लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है. दैट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट. ये एग्जाम्पल का एक कंस्ट्रेंट है कि इससे बाहर नहीं जा सकते आप, 50,000 बस फिक्स. तो ये एक कंस्ट्रेंट. दूसरा कंस्ट्रेंट होगा आपके पास स्टोरेज कंस्ट्रेंट. वो 60 पीस से ज्यादा परचेज नहीं कर सकता. ओके. ए टेबल कॉस्ट ₹2,500. एक टेबल की कीमत जो 2,500 रुपए है और चेयर की कीमत जो 500 रुपए है. ठीक है, अभी वो मार्केट में गया, उसने सर्वे किया, उसको पता लगा कि भाई टेबल जो है वो 2,500 का है और चेयर जो है 500 रुपए की है ना. इस तरह से he estimates that from the sale of one table he can make a profit of ₹250. उसको पता है कि अगर मैं टेबल लेता हूं तो वो सेल करने के बाद में अगर वो टेबल 2,500 का लेता है तो उसको एक टेबल पे 250 रुपए प्रॉफिट मिलता है, यानी 2750 का बेचेगा वो. तो एक टेबल पर 250 रुपए उसको प्रॉफिट है और चेयर पर 75 रुपीज प्रॉफिट है. अगर वो 500 रुपए की चेयर लेगा तो उस पर उसको 75 रुपीज प्रॉफिट है. 2,500 का टेबल लेगा तो उस पर उसको 250 रुपए, कितना प्रॉफिट है, 250 रुपए प्रॉफिट है. ठीक है, ये बात समझ में. तो ये होगा उसका प्रॉफिट हो गया उसका. अभी क्या करता है, अभी वो 50,000 में उसने कितने टेबल और कितने चेयर मार्केट से लाना चाहिए ताकि वो पूरे के पूरे सेल करने के बाद उसका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा. मान लो सपोज उसने पूरे के पूरे चेयर ही खरीद लिए, पूरे के पूरे चेयर 60 पीस है. 60 पीस है तो एक चेयर कितने की है, 500 रुपए की, है ना. तो 60 पीस कितने का होगा, 30,000 का. 20,000 रुपए उसके पास में बच गए. तो 60 चेयर ही ले सकता है, तो वो 30,000 का ही माल खरीदेगा, क्योंकि 60 चेयर के ऊपर 60 आइटम्स के ऊपर नहीं परचेस कर सकता, वो कंस्ट्रेंट है. तो अगर वो 30,000 का माल आने 60 चेयर्स परचेस करता है, एक चेयर पे 75 रुपीज प्रॉफिट है, तो 60 पे कितना होगा, 4,500 रुपए. कितना आता देखो, 750 इंटू 60 करो, कितना होगा रे, कितना, 75. ओके, तो ये होगा 7-30 है ना, 4,500 रुपए, इतना ही आता है. तो 4,500 उसको प्रॉफिट होगा. ठीक है. दूसरी बात, इफ यू गो फॉर द टेबल्स टू परचेस ओनली टेबल्स, तो 60 टेबल्स तो ले नहीं सकता क्योंकि 50,000 रुपए. अगर 60 के 60 वो मान लेता कि मैं पूरे के पूरे टेबल ही लेता हूं, तो 2,500 रुपए का एक टेबल, 25,000 के 10 टेबल, 25,000 के 10 टेबल हो जाएंगे.
और 25,000 के 10 टेबल, तो 20 टेबल के 50,000 हो गए, और वो 10,000 में 4 टेबल आ गए, 60,000 है ना उसके बाद में, वो 10,000 के 4 टेबल, कितना टेबल ले सकता है? 24 ही टेबल ले सकता है, 24 टेबल ले सकता है। तो 24,000 टेबल लेगा तो एक टेबल पे उसको 250 रुपए प्रॉफिट है। कितना है? 250 रुपए प्रॉफिट है, एक टेबल पर 250 रुपए प्रॉफिट है, बराबर है कि नहीं? तो 20 टेबल पर कितना होगा? 5,000 रुपए हो गए, 20 टेबल पे 5, और वो 4 टेबल पर 250 रुपए ना प्रॉफिट, 250 रुपए। हाँ हाँ ना, उसके बाद 50,000 की, अच्छा 24 ले रहे हो ना मैं, अच्छा 20 टेबल आ गया, 85,000 और हाँ वो 4 ज्यादा के ले लिया, मैं 60,000 समझाऊ, चलो ठीक है, तो फिर 5,000 उसको मिलेगा प्रॉफिट। तो इस केस में उसको 5,000 मिल रहा है, इस केस में उसको 4,500 रुपए। अभी वो करे तो क्या करें? उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा उसको कमाने का है। तो वो अपना इमेजिन करेगा भाई टेबल कितना लेने का और चेयर कितना लेने का, ताकि वो बेचने के बाद में उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, तो अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हमको ढूंढना है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है? सपोज वो मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ टेबल परचेस करेगा, सपोज एक्स नंबर ऑफ टेबल्स परचेस कर रहा है, कंसिडर दैट ही इज परचेसिंग एक्स नंबर ऑफ टेबल्स एंड वाई नंबर ऑफ चेयर्स, वाई नंबर ऑफ चेयर्स। तो कुछ ना कुछ तो टेबल परचेस करेगा, तो एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 कुछ भी नहीं करेगा टेबल, या तो 0 से ज्यादा करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा टेबल, है क्या नहीं? सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, निगेटिव तो होगा नहीं। और दूसरा चेयर जो है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट? सो दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ये दोनों जो है कंस्ट्रेंट, इसको नॉन नेगेटिव के पॉजिटिव कंस्ट्रेंट है, 0 या 0 से बड़े। सो दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, और इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। इसके जो सोल्यूशन होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है इधर का साइड, y इज ग्रेटर देन 0 मींस इधर का साइड, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका जो क्वाड्रेंट होता है ना 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। और वैसे भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के जो एग्जांपल्स के जो ग्राफ होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं, याद रखना, बाहर नहीं जाने का, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं जाना चाहिए, जाएगा लेकिन वो जो फिजिबल रीजन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, नंबर 1। सो दीज आर दी कंस्ट्रेंट, ये हो गए नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। इसको कहेंगे हम, यहाँ पे लिखते लेट ही परचेस x number of tables and y number of chairs, ठीक है, y number of chairs। Therefore x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. These are called non-negative constraints। इसको कहेंगे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। उसके बाद में स्टोरेज कैपेसिटी, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? उसके बाद पैसे भी, उसके बाद में चलो पैसे के बाद में निकालते 50,000 का। स्टोरेज कंस्ट्रेंट का, स्टोरेज कंस्ट्रेंट एक्स नंबर ऑफ टेबल अगर परचेस करता है, वाई नंबर ऑफ चेयर्स अगर परचेस करता है, सो दिस शुड बी ग्रेट लेस देन एंड इक्वल टू कितना? 60 होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए या 60 होना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ पीसेस। तो दिस इज स्टोरेज कंस्ट्रेंट हो गए। कंस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस। सो स्टोरेज कंस्ट्रेंट, इसका डेफिनेशन मैं बाद में बताता हूँ। ये हो गया स्टोरेज कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा और कंस्ट्रेंट क्या है कि उसके बाद में 50,000 रुपए ही है ना। अब एक टेबल की कीमत कितनी? 2,500 रुपए है, तो एक्स नंबर ऑफ टेबल्स की कीमत कितनी की? 2,500 इंटू एक्स हो जाएगा, इतनी कीमत एक्स नंबर ऑफ टेबल्स की हो जाएंगे। वाई चेयर्स है, एक चेयर 500 रुपए की है, तो वाई चेयर्स का कीमत होगा 500 वाई हो जाएगा, है ना। ये जो कॉस्ट होगा एक्स नंबर ऑफ टेबल्स और वाई नंबर ऑफ चेयर्स का जो कॉस्ट होगा, इट शुड आल्सो बी लेस देन और इक्वल टू कितना? 50,000 होना चाहिए, 50,000 से कम होना चाहिए। ये भी एक कंस्ट्रेंट हो गया, है ना, ये हो गया। अभी हमको क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
क्या मैक्सिमाइज कर रहा है, देखो उसने क्या बोला, ही वांट्स टू नो, उसको पता करना है हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, तो उसको प्रॉफिट जो है उसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो वर्ड होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना है ना। ऑब्जेक्ट हमारा उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा आना चाहिए, वो हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे एक टेबल पे प्रॉफिट जो है 250 रुपीज है, 250 है ना, तो एक्स नंबर ऑफ टेबल्स का प्रॉफिट इतना हो जाएगा बराबर 215 to x। एक चेयर पे 75 रुपीज प्रॉफिट है, तो y नंबर ऑफ चेयर पे 75 y इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा इतना, है ना। तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड। जेड क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है तो जेड के यहाँ पर मैक्सिमाइज लिखता है, मिनिमाइज लिखना है करना है तो min मिनिमाइज लिखना है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द कंस्ट्रेंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब वर्ड एग्जाम्पल में के आपको कंस्ट्रेंट्स कौन से है वो ढूंढते आना चाहिए, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है वो ढूंढते आना चाहिए। जहां मैक्सिमम मिनिमाइज वर्ड रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो इतना है, बाकी सिंपल है। सिंपल क्या है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स हो गया। दूसरा क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 लेना है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 ले लो, उसका लाइन निकालो, ग्राफ पर निकाल सकते हो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये 20 रखो, ये 40 रखो, ग्राफ पर 10 20 30 40, वाई एक्सिस पे 10 20 30 40 कर दो, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 रखो, फिर वो जो लाइन आ जाएगी, तो लाइन में क्या करना है आपको, ओरिजिन 0 0 पुट करके देखना है। x प्लस वाई लेस देन 60 में 0 0 पुट करो, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 16, यस इट इज करेक्ट। तो लोअर पार्ट हो जाएगा आपका फिजिबल रीजन, उस लाइन के नीचे का होगा, जैसे हमने 11th क्लास में देखा। तो इसका मतलब लाइन के नीचे का, तो ऐसा कभी नीचे है हमारा फिजिबल रीजन जो नीचे है लाइन के। अगर x प्लस वाई 0 प्लस 0 अगर ग्रेटर देन 0 60 आता है, तो इसका मतलब वैलिड नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा फिर, है ना, ये चेक करना है। उसके बाद में ये वाला जो है 2500 x प्लस 500 y इज लेस देन 50,000, इसका भी एक ग्राफ निकालो। इसका ग्राफ, इसको 500 से डिवाइड, कितना 250 से डिवाइड करो, इसको 500 से भी कर सकते ना, 5x प्लस y, है ना, इसका भी ग्राफ निकालो, लाइन निकालो। और ये लाइन में भी x और y 0 0 पुट करके लोअर हाफ प्लेन है कि अपर हाफ प्लेन में है वो चेक करो। फिर ये दो लाइन, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका कॉमन क्या आता है, जो कॉमन आएगा उसको शेडेड करना है। तो वो शेडेड पोर्शन में आपको जो भी फिगर मिलेगा, जो भी पॉलीगॉन मिलेगा, उसको उसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। एक थ्योरम है कि थ्योरम क्या कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होते हैं, तो मैं बाद में लिखूंगा थ्योरम। तो वो कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। फिर जैसे 4 पॉइंट, जैसे कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया, फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल मिल गया, तो 4 वर्टाइसेस आ गए, उसकी चारों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। तो वो कोऑर्डिनेट्स, पहला आपकी x की वैल्यू, ऑर्डिनेट दूसरा y की वैल्यू, वो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिर रखना है। पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट क्या रखो, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट रखो, इसमें x और y, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट रखो, इसमें x और y, चौथा पॉइंट। वो चारों पॉइंट में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर, वो आपका आंसर होगा उस वैल्यूज के लिए, x और y के लिए। तो x कितना टेबल, यानी कितना टेबल परचेस करना है और कितना चेयर्स परचेस करना है, वहां से आप डिसाइड करोगे। तो ग्राफ से ये आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तो हम बाद में करेंगे, जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि एलपीपी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसलिए बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, इसके लिए मैंने बताया आपको। चलो देन राइट, व्हाट इज एलपीपी। पहला एक्सरसाइज सिंपल है जो कि 11th क्लास में आपका हो गया है, राइट। एलपी, व्हाट इज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ओके। प्रॉब्लम्स which maximize
which minimize or maximize, minimize or maximize a linear function, z subject to certain conditions determined by set of linear inequalities, okay, with non-negative variables are known as linear programming problems. Okay, so this is the definition. Problems which minimize or maximize a linear function z जो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको मैक्सिमाइज करना पड़ता है या मिनिमाइज करना पड़ता है, ऐसे प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन विथ रेफरेंस टू सब कंडीशन, कुछ कंस्टेंट्स दिए रहते, उसको ख्याल में रखते हुए आपको z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है टू डिटरमाइन a set of linear inequalities with non-negative variables. Non-negative constraints जो होते हैं x और y, non-negative constraints. This type of examples are known as linear programming problems. Okay. Next है कि constraint किसे कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दो. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स वो आपका z का वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z आ जाएगा. ए लीनियर फंक्शन z इक्वल्स टू ax प्लस by, इस टाइप का लीनियर इक्वेशन रहेगा, वेर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, वेर a and b are constants, ये कांस्टेंट नंबर रहेंगे a और b, which has to be maximized, ये z की वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, which has to be maximized और minimized, या तो मैक्सिमाइज करना पड़ता है या तो मिनिमाइज करना पड़ता है, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड according to a set of a given condition दिए हुए गिवन कंडीशन के अनुसार आपको जो z है वो आपका उसको मैक्सिमाइज करना पड़ता है या मिनिमाइज करना पड़ता है according to the given condition is called a linear objective function, is called a linear objective function, उसको हम linear objective function कहेंगे z को, ठीक है ना. then next decision variable x और y जो होते हैं वो डिसीजन वेरिएबल हो, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है ना. डिसीजन वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है हमारा, z इक्वल्स टू ax प्लस by, ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा. द वेरिएबल्स x एंड y आर, द वेरिएबल्स x and y are called decision variables, decision variables.
ठीक है, डिसीजन वेरिएबल। देन लास्ट कंस्ट्रेंट, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स नंबर 4, कंस्ट्रेंट्स means restrictions या limitations. The restrictions okay, in the form of inequalities on the variables of LPP are called constraints are called constraints. The conditions x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 are known as non-negative constraints. Are known as non-negative constraints. ठीक है, इतना याद रखना आपको। यार ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन से लेटर से डिनोट करेगा? हेलो, हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अल्फाबेट में कौन से लेटर से डिनोट करेगा? कौन से लेटर से डिनोट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? अरे यस सर बोलता है, आंसर दे दो ना। जेड, ओके। मैक्सिमाइज करना है तो जेड मैक्सिमाइज, ए में एक्स लिखना है, जेड मिनिमाइज करना है तो जेड MIN लिखना है, मिनिमाइज, है ना। एक्स और वाई जो होते हैं वो डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं उनको, और दिए हुए क्वेश्चंस में हमेशा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड? ये कौन से कंस्ट्रेंट्स है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनको कौन से कंस्ट्रेंट्स कहेंगे? व्हिच कंस्ट्रेंट्स वेदांत? कौन से कंस्ट्रेंट कहेंगे? वेदांत? हाँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनको कौन से कंस्टेंट कहते हैं? कौन से कंस्टेंट कहते हैं? खाली ज्वाइन करके छोड़ दिया गया? हाँ, कौन से? नॉन वेरिएबल नहीं रहे, नॉन वेरिएबल नहीं, नॉन वेरिएबल का तो वेरिएबल तो है ही एक्स और वाई, नॉन वेरिएबल कैसे होगा? कुछ भी बोलता है क्या? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। कौन से कंस्ट्रेंट? कौन से? हाँ, नॉन नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव नंबर मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, इसलिए नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ग्राफ जो आएगा आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अगर आपने कॉर्नर पॉइंट दूसरे या तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में से कंसीडर किया कि आपको बड़ा सा गोल मिलेगा, ठीक है ना। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपके कॉर्नर पॉइंट्स आना चाहिए।
ओके ओके, चलो चलो अभी कुछ थ्योरम से, थ्योरम मीन्स वो प्रूव करने के लिए जस्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि भाई वो क्या कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की होती है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही होती है बोलते हैं। दिस इज द थ्योरम है ना, इसमें थ्योरम होगा ना, क्या है रे? हाँ देखो थ्योरम नंबर 1, राइट, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, लेट आर बी द फिजिबल, फिजिबल रीजन मीन्स आपने क्लास 11 में देखा है, हम शेडेड पोर्शन करते हैं, सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन उसको कहते थे ना। उस फिजिबल रीजन जो होता है, जो शेडेड पोर्शन होता है कॉमन वाला, उसमें लेट आर बी द फिजिबल रीजन, लेट उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, लेट आर बी द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। आपण कोणता शब्द वापरत होतो वेद याला भाग्येश 11th ला? शेडेड पोर्शन, और कौन सा? सॉल्यूशन रीजन, है ना, ठीक है, इसको फिजिबल रीजन कहेंगे। सो लेट आर से मैंने फिजिबल रीजन को डिनोट किया, ओके, फिजिबल रीजन, ओके, फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, फॉर एलपीपी, आपका जो एलपीपी दिया हुआ क्वेश्चन है एलपीपी का, उसके लिए कैपिटल आर जो आपका शेडेड रीजन है प्रॉब्लम, एंड लेट z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ये फंक्शन दिया है, ठीक है ना। when z has an optimal value, optimal means मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए कॉमन वर्ड है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। फंक्शन when z has, when capital Z means Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन has ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब होता है या मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम, दोनों के लिए ऑप्टिमल शब्द उससे यूज किया। ऑप्टिमल वैल्यू where the variables x and y are subject to constraints, where the variables x and y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में के जो x and y are subject to constraints, are subject to, वो constraints है, constraints लिखने के लिए हमने x और y का यूज किया है। डिस्क्राइब बाय लीनियर इनइक्वालिटीज, डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने x और y का यूज किया था, ठीक है ना। दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट ऑकर, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है या मिनिमम वैल्यू, दिस ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल का आइदर मैक्सिमम और मिनिमम कोई भी हो सकता है, दिस ऑप्टिमल वैल्यू ऑकर एट ए कॉर्नर पॉइंट, एट ए कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरम नंबर 1। बस ये कहता है कि भाई आपकी जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है z की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही होती है। बीच में अगर ऐसा ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पे होगा, बीच में लाइन पर या बीच में अंदर कहीं पर भी नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं उस पॉलीगॉन के कॉर्नर पॉइंट ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज देते हैं। तो सारे पॉइंट्स के पास में आपको वो वैल्यूज निकालना है, फिर उसमें से फाइंड आउट करना है कि विच एवर इज ग्रेटर, सबसे बड़ी कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी होगी वहां के पॉइंट्स जो आपके एक्स और वाई आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मान लेते कि यहाँ पर आपका 2060 आ गया और इसके लिए पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2040, 60 अपने पास में 60 आइटम्स थे, तो 2040 आ जाए मान लो, तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर यहाँ पर मैक्सिमम है सबसे ज्यादा, यहाँ से यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका प्रॉफिट z इक्वल टू जो आपका फंक्शन था उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पर है, जो पॉइंट है 2040,
तो इसका मतलब यू हैव टू परचेज नंबर ऑफ टेबल्स इक्वल टू 20, नंबर ऑफ चेयर्स इक्वल टू 40। तो ऐसे सभी कॉर्नर पॉइंट्स के पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आंसर निकालना है, और जिसमें से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज 11th क्लास में जो आप पढ़े हैं वैसा ही है। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 कि ग्राफ निकालने के लिए प्रैक्टिस करो, देन यू गो फॉर सॉल्विंग द एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स बाद में सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ वो देखना है। जैसे कि देखो, सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन है देखो नंबर 1, मैक्सिमाइज करना है आपको z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया उसने, x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 4, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. These are 3 constraints. ये तो दोनों है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, और उसने ये एक कंस्ट्रेंट दिया, और ये कंस्ट्रेंट को ख्याल में रखते हुए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले ग्राफ पेपर पे आप x एक्सिस y एक्सिस निकाल लो। ठीक है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसा मार्किंग करो इक्वल इंटरवल्स में। ठीक है, ऐसा मार्किंग कर लो। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसिडर दिस एज लीनियर इक्वेशन। कंसिडर x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लो। अभी देखो x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इधर वाला साइड आ जाएगा। ये जो y एक्सिस है इधर पूरा का पूरा है ना, ये भी है ये भी, इधर कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसमें भी रहेगा। फोर्थ में x एक्सिस पॉजिटिव है ना, तो 4 और फर्स्ट में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला पार्ट। लेकिन सेकंड क्या है, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इधर आता है, ये वाला पूरा पार्ट y इज ग्रेटर देन 0, इधर भी y पॉजिटिव है, इधर भी y पॉजिटिव, तो ये पूरा पार्ट आता है ऊपर का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन दोनों के लिए कॉमन जो है वो ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब नॉन नेगेटिव कंस्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी आपके। सो दीज आर द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। आपका आंसर इसी में होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी ये इक्वेशन इनइक्वालिटी जो है इसको इक्वल टू 4 ले लेते हैं। कंसीडर x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, पॉइंट्स निकालो, 2-3 पॉइंट निकाल लो। x y चलो निकालो। x प्लस वाई इक्वल टू 4, 1 3 4, तो 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ले लो ऐसे 2-4 पॉइंट निकालो। 2 2 2 2 ओके, -2 6, 2-3 पॉइंट निकाल लो इसे। हाँ, ड्रॉ करो। 1 3 इट इज हियर, देन 2 2 इट इज हियर, देन -2 6, ये इधर आ जाएगा, ऊपर आएगा, इधर आएगा कहीं तो। ओके, हाँ, इसको ज्वाइन करो आप, या ऐसा करता हूं मैं, x एक्सिस का 4 लेता हूं, 4 ले लो, 4 ले लो, x 0 हो जाएगा।
4 0। y एक्सिस पर यहाँ पर ये वाला 4 ले लो तो 0 4 तो 0 4। तो 1 2 एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी ये 1 2 3 थोड़ा मेरा है ना इक्वल इंटरवल्स पे नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। आप ग्राफ पेपर से बराबर निकालिए। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, देखो तो 4 होगा 5। आप थोड़ा करेक्ट कीजिए इसको। चलो अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो ये तो आपकी एक लाइन होगी, दिस इज द लाइन ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की लाइन है, ठीक है। ये आपका 0 है। अभी आपको चेक करना है इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन किधर है, अपर हाफ प्लेन पे है कि लोअर हाफ प्लेन पे, नीचे है कि ऊपर है ना। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, हमेशा ये 0 0 पुट करना है, ओरिजिन पुट करके देखना है। इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करो। 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, इज इट ट्रू? Yes, 0 plus 0 0 is less than 4. It is true. It means solution region is in lower half plane. इधर है ना, इधर है। तो अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पहला, और ये एक इनइक्वालिटी नीचे का। इसका मतलब हमारा जो फिजिबल रीजन है कॉमन दो सभी के लिए ये वाला आ जाएगा, ये ट्रायंगल आएगा आपका फिजिबल रीजन, तीनों को कॉमन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a इनइक्वालिटी, तीनों का कॉमन ये आ रहा है, ठीक है ना। तो फिजिबल रीजन हो गया। अभी क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर यहाँ पे लिखो, पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ओरिजिन इन दिस इनइक्वालिटी x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन 4, इट इज ट्रू, देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन इज बिलो द लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 4, बट इट इज इक्वल टू ऑल्सो, इक्वल टू भी है। इसका मतलब इस लाइन पर के पॉइंट्स भी सॉल्यूशन रीजन में आएंगे। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो सिंपली बिलो लाइन, लाइन के नीचे के पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन इक्वल टू है तो लाइन पर के पॉइंट्स भी सॉल्यूशन रीजन में, फिजिबल रीजन में आपके आएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉर्नर पॉइंट। नाउ आई हैव 3 कॉर्नर पॉइंट्स A, O and B. ओके, नाउ वी चेक ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट ऐसा लिखना है, इधर लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव दिखेगा ना इधर, यहां लिखता हूं मैं कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, z इज इक्वल टू, ये फंक्शन मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज, तो z मैक्सिमाइज लिखना है, z मैक्सिमाइज करना है। तो 3x प्लस 4y की वैल्यू मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट से a कौन सा आता है, 0 4, O 0 0, B 4 0। चलो तीनों के लिए इसका आंसर निकालो z मैक्सिमाइज का। सो z इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 आ गया पहला। दूसरा 0 0, z इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया, और देन z इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू 12 आ गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू है ना। देयरफॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंस्ट्रेंट्स है, इस कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट के पास मिलेगी, 0 4 के पास में। लक्ष्य लगा? हाँ, बस इतना ही है, ठीक है ना, बाकी बात में करेंगे। चलो ओके, बाय।